तो इस चैप्टर की शुरुआत हम करेंगे ये जानने से कि एक फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। कोई भी ऐसी चीज जिसे आप एक वेल डिफाइंड यूनिट के द्वारा मेजर कर सकते हो वो एक फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। जैसे आपके पास में एग्जांपल्स हैं मास को आप किलोग्राम नाम की यूनिट का यूज करके मेजर कर सकते हो। जैसे लेंथ आप इसको मीटर नाम की यूनिट का उपयोग करके मेजर कर सकते हो। टाइम को आप सेकंड्स के थ्रू मेजर कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज का सामना करेंगे हम फिजिक्स के अंदर। अब यहां पर दो शब्द ऐसे हैं जिनका फर्दर क्लैरिफिकेशन मैं इस वीडियो के अंदर दूंगा, मेजरमेंट और यूनिट। बट फिलहाल के लिए जो भी मीनिंग आपके दिमाग में है आप उसके साथ आगे बढ़ सकते हो। कौन सी ऐसी चीज है जो कि फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, अगर ये समझ लोगे तो आपको थोड़ा और क्लैरिफाई हो जाएगा। जैसे क्या आप लव को मेजर कर सकते हो? आपके और आपके भाई या बहन के बीच में कभी लड़ाई होगी कि आप में से अपने मम्मी पापा पेरेंट्स से ज्यादा प्यार कौन करता है। आप कम या ज्यादा के बारे में बात कर सकते हो, बट आपके पास में कोई वेल डिफाइंड यूनिट नहीं है कि मैं इतने किलो प्यार करता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे ही आप गुस्से को कम या ज्यादा इस तरीके से जज कर सकते हो कि आज मुझे कम गुस्सा आया है, कल मुझे ज्यादा गुस्सा आ रहा था, ठीक है ना। लेकिन आपके पास में कोई वेल डिफाइंड यूनिट नहीं है जिसके थ्रू आप एंगर को मेजर कर सकते हो। जॉय को आप मेजर नहीं कर सकते, सैडनेस को आप मेजर नहीं कर सकते। तो ये सारी की सारी क्वांटिटीज जो हैं ये नॉन फिजिकल क्वांटिटीज हैं। फिजिक्स में हम इनके बारे में बहुत ही कम बात करते हैं। फिजिक्स में हम मोस्टली जिनके बारे में बात करेंगे वो है हमारी फिजिकल क्वांटिटीज। सो अब हम बात करते हैं मेजरमेंट और यूनिट के बारे में। हम मेजरमेंट क्यों करते हैं, इस सवाल का जवाब जानने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। 3 दोस्त थे ABC और भूखे थे, जंगल में भटक रहे थे भोजन की तलाश में। अचानक से उनको एक अनाज का ढेर मिला। अब उन तीनों में लड़ाई हो गई कि यार इसको मैंने पहले देखा है, ये पूरा का पूरा ढेर मेरा है। बट लड़ाई सेटल नहीं हो पाई और फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि हम इसमें से कुछ कुछ हिस्सा जो है वो बराबर बांट लेते हैं। अब ये काम करने के लिए उनको क्या करना होगा? उनमें से एक दोस्त क्या करता है, उसके पास में एक इस तरीके का बाउल, एक कटोरा रखा हुआ होता है, वो लेके आ जाता है और ये डिसाइड कर लेते हैं कि यार ये जो अपनों को अनाज का ढेर मिला है इसमें से 10-10 कटोरे अनाज जो है हम तीनों ले लेते हैं और अपने घर जाके अपना खाना बना लेते हैं। फिर कल वापस से आएंगे, 10-10 कटोरे अनाज वापस से ले लेंगे और फिर घर जाके अपना खाना बना लेंगे। तो तुमने यहाँ पर नोटिस किया कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी है अनाज का ढेर, राइट, इसको मेजर करने के लिए, और मेजर करने की जरूरत क्यों पड़ी? ताकि वो कंपेयर कर सके। इस A को ये शक ना हो कि यार B के पास में ज्यादा अनाज चला गया और B को ये शक ना हो कि C के पास में ज्यादा अनाज ना चला गया। उन्होंने एक कटोरा, एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ये जो अनाज है उसको यूनिट बना लिया और डिसाइड कर लिया कि हम 10-10 यूनिट यानी कि 10-10 कटोरे अनाज तीनों ले लेंगे और अपने घर पर चले जाएंगे। तो यहाँ पर आपको जवाब मिला कि हम मेज़र इसलिए करते हैं क्योंकि हम फिजिकल क्वांटिटीज़ का जो बिहेवियर है, फिजिकल क्वांटिटीज़ इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, कई बार हमें फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिवाइड करना पड़ता है, राइट। तो ये सब करने के लिए ज़रूरी है कि हम उन फिजिकल क्वांटिटीज़ को बेटर तरीके से मेज़र कर सकें। और यहीं पर आपको ज़रूरत महसूस हो गई होगी यूनिट की। यूनिट का मतलब होता है बेसिकली स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ समथिंग। कोई भी ऐसी चीज जिसे आप मेजर करना चाह रहे हो उसकी एक स्पेसिफिक वेल डिफाइंड अमाउंट जो है ना उसको यूनिट कहा जाता है और उस यूनिट का नाम आप अपने हिसाब से रख सकते हो। जैसे सपोज करो लेंथ जो है, उस लेंथ को मेजर करने के लिए मैं एक नई यूनिट बनाता हूँ। मैंने मेरा ये लेफ्ट हैंड लिया और ये जो लेफ्ट हैंड की हथेली है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मैंने एक नई यूनिट बना ली। मैंने इसका नाम रख दिया हथेली, ठीक है। तो अब मैं लेंथ को हथेलियों के टर्म में क्या कर सकता हूँ, मेजर कर सकता हूँ। जैसे कोई मुझे कहे कि बताओ इस बोर्ड की जो लेंथ है वो कितनी है, तो मैं इस तरीके से एक हथेली, फिर यहाँ पे रखूंगा 2 हथेली, फिर यहाँ पे रखूंगा 3 हथेली। इस तरीके से मैं इस हथेली नाम की यूनिट्स के टर्म्स में अपनी बोर्ड की लेंथ को मेजर कर सकता हूँ। तो यहाँ से आपको पता चला कि आप अपने हिसाब से किसी भी क्वांटिटी के लिए यूनिट बना सकते हो, लेकिन एक प्रॉपर यूनिट वो कहलाएगी जो इन दोनों चीज़ों को फॉलो करती हो। पहली तो ये है कि जो भी यूनिट आपने बनाई है वो सभी के द्वारा
एक्सेप्टेड होनी चाहिए। मैंने जो अभी अभी यूनिट बताई, हो सकता है यार किसी को मेरी शक्ल से नफरत हो सकता है किसी को मैं पसंद ना हूं, तो वो मना कर देगा, वो अपने आसपास वाले लोगों को भी इकट्ठा कर लेगा कि यार हम इस नई यूनिट को जिसको सुभाष ने बनाया है एक्सेप्ट नहीं करते। और दूसरी चीज़ ये हो जाएगी कि वो इजीली अवेलेबल होनी चाहिए हर जगह। ये भी एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। आपको सपोज करो यहाँ से 100 किलोमीटर दूर किसी लेंथ को मेज़र करना पड़ेगा, तो आपको सुभाष को उठा के लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो यूनिट बनाई है वो सुभाष के हथेली की लेंथ है। अब इसको आप रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते किसी दूसरी जगह आसानी से, राइट? तो आपको इजीली अवेलेबल भी नहीं होगी। तो आप जब भी यूनिट बनाते हो तो आप इन दो बातों का ख्याल रखते हो। अब सभी लोग किसी पर्टिकुलर यूनिट के ऊपर एग्री कर सकें, इसके लिए ज़रूरी है कि इन यूनिट्स का जो निर्माण है वो इंटरनेशनल लेवल पर किया जाए। वरना क्या होगा, इंडिया में लोग अलग यूनिट्स यूज़ करेंगे, अमेरिका में अलग यूनिट्स यूज़ करेंगे और एक बेटर कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमने ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हैं जिनका काम ही ये है कि वो यूनिट्स को क्या करती है, डिफाइन करती है। फिर हम ये मानते हैं कि यार इस ऑर्गेनाइजेशन ने जो यूनिट बनाई है, जो डिफाइन करी है, वो सभी जगह एक्सेप्टेबल है, ठीक है ना। साथ ही साथ में जब ये ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स को डिफाइन करती है तो ये इस बात का पूरा ख्याल रखती है कि इन यूनिट्स को हर जगह रिप्रोड्यूस किया जा सके, आसानी से यूज़ किया जा सके। तो हम मेज़र इसलिए करते हैं क्योंकि हमें फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बिहेवियर को स्टडी करना होता है। फिज़िकल क्वांटिटीज़ बढ़ रही है या घट रही है, ये जानने के लिए हम उन्हें मेज़र करेंगे, तभी तो हमें पता चल पाएगा, राइट? जैसे इस रूम का टेम्परेचर बढ़ रहा है या घट रहा है, ये जानने के लिए तुम्हें इस रूम का टेम्परेचर मेज़र करना पड़ेगा हर 10 मिनट या 5 मिनट में, तब आपको पता पड़ जाएगा कि यार इस रूम का टेम्परेचर बढ़ रहा है या घट रहा है। वैसे मेरे पसीने को देख के पता लग गया होगा कि रूम का टेम्परेचर जो है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है, राइट? तो फिजिक्स की शुरुआत में जब हम किसी इवेंट को ऑब्जर्व करते थे तो हम देखते थे कि उसमें मोस्टली 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ ही इन्वॉल्व हुआ करती थी। कोई भी इवेंट किसी ना किसी जगह होता था, किसी ना किसी ऑब्जेक्ट के साथ होता था और किसी ना किसी टाइम पर हुआ करता था। तो 3 फिजिकल क्वांटिटीज बनी। जो स्पेस को डिनोट करती है वो बनी लेंथ, जो ऑब्जेक्ट को डिनोट करती है, अमाउंट को डिनोट करती है वो बनी मास, और जो टाइम को डिनोट करती है वो तो बनी अपना टाइम। तो ये 3 फिजिकल क्वांटिटीज बहुत पहले लोगों को फंडामेंटल क्वांटिटीज नजर आती थी। तो इन 3 फिजिकल क्वांटिटीज को ही मोस्टली मेजर किया जाता था और इनके आधार पर ही शुरुआत के मेजरमेंट सिस्टम्स बने थे। 3 सिस्टम बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे। पहला सिस्टम कहलाता था FPS सिस्टम। ये कहाँ से आया है? इसमें लेंथ को फीट्स के अंदर, मास को पाउंड के अंदर और टाइम को सेकंड्स के अंदर मेज़र किया जाता था। तो इनका सबका पहला लेटर उठा लिया और सिस्टम का नाम बना दिया गया FPS सिस्टम। ऐसे ही दूसरा सिस्टम बना CGS सिस्टम। इसमें लेंथ को सेंटीमीटर्स के अंदर, मास को ग्राम्स के अंदर और टाइम को सेकंड्स के अंदर मेज़र किया जाता है। अब आप नोटिस करोगे सेंटीमीटर और ग्राम्स ये छोटे ऑब्जेक्ट्स की लेंथ और मास को डिनोट करते हैं। तो केमिस्ट्री में आज भी हम CGS सिस्टम यूज़ करते हैं। अब बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स के अंदर जो डे टू डे लाइफ में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी लेंथ जो है वो नॉर्मली मीटर्स के अंदर होती है, उनका मास जो है वो नॉर्मली किलोग्राम्स के अंदर होता है और टाइम जो है वो नॉर्मली सेकंड्स के अंदर होता है नॉर्मली। तो इसको मिला के एक सिस्टम बना जिसको कहा जाता था MKS सिस्टम। ठीक है, तो अब बात करते हैं उस सिस्टम की जिसे करंटली पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर यूज किया जाता है। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम है और इसका नाम है SI सिस्टम, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। आप बोलोगे सर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अकॉर्डिंग तो IS सिस्टम होना चाहिए था इसका नाम, बट SI सिस्टम क्यों है? तो बेसिकली ये जो शॉर्ट फॉर्म है ये इसके फ्रेंच ट्रांसलेशन के बेसिस पे बनाई गई है। तो वो सिस्टम इंटरनेशनल दे यूनिट्स करके होता है, तो उसके बेसिस पे इसका नाम पड़ा SI यूनिट्स। इसको बनाया गया था 1971 में। एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसको बोलते हैं जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर। वहाँ पर पूरे वर्ल्ड से जो प्रोमिनेंट साइंटिस्ट थे वो इकट्ठे हुए थे और उन्होंने कि कॉमन सिंबल्स कौन से यूज़ किए जाने चाहिए डिफरेंट क्वांटिटीज़ के लिए, एब्रीविएशंस कौन कौन से यूज़ किए जाने चाहिए
और यूनिट्स कौन कौन सी बनाई जानी चाहिए स्टैंडर्ड, और उनकी डेफिनेशंस क्या होनी चाहिए, उनको किस तरीके से स्टैंडर्डाइज किया जाना चाहिए, ये सब कुछ उन्होंने डिसाइड किया था। और फिर फाइनली उसको पूरा का पूरा वर्ल्ड एक्सेप्ट करने लगा। तो ये जो SI सिस्टम है इसी को हम हमारे थ्रू आउट 11th और 12th के अंदर फिजिक्स के अंदर यूज करेंगे। इस SI सिस्टम को अगर आप देखोगे तो ये बेसिकली जो MKS सिस्टम है उसी का एक एक्सटेंशन है। बट MKS सिस्टम के अंदर केवल और केवल 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज हुआ करती थी, मास, लेंथ और टाइम, जबकि SI सिस्टम के अंदर हमने 4 फंडामेंटल क्वांटिटीज को और इंक्लूड किया। तो टोटल फंडामेंटल क्वांटिटीज बन गई 7। कौन कौन सी बनी? सबसे पहली मास, ठीक है। मास के लिए जो SI यूनिट बनाई गई उसका नाम है किलोग्राम, और इसका जो सिंबल बनाया गया वो है kg। ऐसे ही दूसरी थी लेंथ, इसकी जो SI यूनिट है वो बनाई गई मीटर, और इसका सिंबल बनाया गया स्मॉल m। ऐसे तीसरी है टाइम, ठीक है, इसकी SI यूनिट बनी सेकेंड्स, और इसको स्मॉल s से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब जो फोर्थ फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी, वो बनी हमारी इलेक्ट्रिकल करंट, और इसकी जो SI यूनिट है उसको कहा जाता है एम्पियर। इसका जो सिंबल है वो कैपिटल A यूज किया जाता है। पांचवी जो फंडामेंटल क्वांटिटी बनी वो बनी टेम्परेचर, और टेम्परेचर की जो SI यूनिट है वो है केल्विन, इसको कैपिटल K से रिप्रेजेंट किया जाता है। छठी फंडामेंटल क्वांटिटी बनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको नॉर्मली जो SI यूनिट दी गई वो है मोल, और मोल ऑफ समथिंग बोला जाता है, मोल ऑफ एटम, मोल ऑफ मॉलिक्यूल, इस तरीके से बोला जाएगा। और इसका जो सिंबल बनाया गया वो बनाया गया स्मॉल MOL। और लास्ट 7th जो फंडामेंटल क्वांटिटी बनी वो बनी ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसकी SI यूनिट बनी कैंडेला, और इसको CD इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, इनको आपस में एक दूसरे की टर्म्स में नहीं लिखा जा सकता, लेकिन इसके अलावा जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है, भले वो वेलोसिटी हो जाए, एक्सेलरेशन हो जाए, फोर्स हो जाए, प्रेशर हो जाए, चार्ज हो जाए, वोल्टेज हो जाए, ठीक है, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज आप पढ़ोगे वो सारी की सारी किसी ना किसी तरीके से इन फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज के टर्म्स में लिखी जा सकती है, इसलिए उनको कहा जाता है डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो 2 कैटेगरीज के अंदर हमने फिजिकल क्वांटिटीज को डिवाइड कर दिया। 7 क्वांटिटीज तो हमने डिसाइड कर ली फंडामेंटल क्वांटिटीज होंगी, और उसके अलावा जितनी भी क्वांटिटीज बची उनको हमने बोल दिया कि ये सारी की सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज है। 2 क्वांटिटीज और स्पेशली ऐड करी गई, इनको बोला जाता है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, और ये दोनों रिप्रेजेंट करती है किसको? एंगल को, जिसकी SI यूनिट है रेडियन, और सॉलिड एंगल को, जिसकी SI यूनिट है स्टेरेडियन। अब एंगल, सॉलिड एंगल होता क्या है, और ये जो फिजिकल क्वांटिटीज मैंने बताई है ये सब क्या होती है, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे थ्रू आउट हम ये जो फिजिक्स की जर्नी हमने स्टार्ट करी है उसके अंदर। अभी फिलहाल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी केवल और केवल आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो सिंबल्स हैं ये स्टैंडर्ड है। हम जब भी स्मॉल m लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा 3m, तो आप समझ जाना कि मैं लेंथ की बात कर रहा हूँ 3 मीटर्स। मैंने लिखा 4 kg, तो आप समझ जाना मैं मास की बात कर रहा हूँ 4 किलोग्राम, राइट। तो ये स्टैंडर्ड सिंबल्स है, और इसी तरीके के स्टैंडर्ड सिंबल्स हम अदर क्वांटिटीज़ के लिए भी डेवलप करते चले जाएंगे। बट फिलहाल के लिए हमें इतना ध्यान रखना है 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़, एंड अदर ऑल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस की, और ये इतना पावरफुल मेथड है कि आपको पता चलेगा कि इसके बेसिस पे आप इवन खुद के दम पर कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के बीच का रिलेशन तक डिराइव कर सकते हो, यानी कि E=mc² जो है वो आप खुद बना सकते हो। अब आपको इंतजार करना होगा नेक्स्ट वीडियो को, तब तक के लिए बाय बाय।